आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस में। दोस्तों आज हम राष्ट्रपति का लेक्चर इस वीडियो में शूट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। दोस्तों संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम राष्ट्रपति को इतनी महत्वपूर्णता क्यों देते हैं। राष्ट्रपति है क्या, कहाँ से राष्ट्रपति बना है? दोस्तों राष्ट्रपति एक संसद का अंग है। किसका अंग है? संसद का अंग है। सबसे पहले हम संसद देखते हैं। संसद का अंग है राष्ट्रपति। संसद संविधान के भाग 5 में उल्लेखित है। क्लियर है दोस्तों? संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी कानून या विधेयक तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते हैं, इसलिए संसद का अंग राष्ट्रपति को माना गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक उल्लेखित है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में उल्लेखित है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। दोस्तों आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लोकसभा और उसके बाद हम बताएंगे आपको राज्यसभा और लोकसभा, इसलिए आपकी वो संसद है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आने वाली वीडियो को भी देखते रहना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से कहाँ तक है? 61 तक है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दूं, छोटी सी ट्रिक से याद करना चाहो ट्रिक से याद कर लेना, अगर वैसिक याद करना चाहो तो वैसिक से याद कर लेना। ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। क्या ट्रिक है? पकानी कोका द्वयोदशम। 2 बार याद करना, पकानी कोका द्वयोदशम। पास से आता है राष्ट्रपति का पद। क्लियर है दोस्तों? राष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद से उल्लेखित बातें की गई। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी अनुच्छेदों को। क्लियर है दोस्तों? कहाँ से आता है हमारा? कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति की कार्यपालिका अनुच्छेद 53। नीचे आता है दोस्तों निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो अनुच्छेद कितने में कही गई हैं? 54 में। कौन से आता है? कोटा या फिर रीतियाँ। कोटा या फिर रीतियाँ कौन से अनुच्छेद में? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55। कहाँ से आता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो प्रावधान किया गया है वो क्या? अनुच्छेद 56 में। दूसरा मतलब है दोबारा या फिर पुनर्निर्वाचन या फिर दोबारा निर्वाचन, कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन का पात्र होता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। योग्यता होता है दोस्तों योग्यताएं होती हैं अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति की योग्यताओं से रिलेटेड जो जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो किए गए अनुच्छेद 58 में। दशा होती है राष्ट्रपति की दशा या फिर शर्तें, उसकी क्या दशा होगी, क्या उसकी शर्त होगी राष्ट्रपति बनने के लिए, तो अनुच्छेद 59 में उसको हम डिस्कस करेंगे। शासन होती है राष्ट्रपति की शपथ के। राष्ट्रपति शपथ जो है वो किसके समक्ष लेता है, किसके बीच लेता है, कैसे शपथ लेता है, कौन दिलाता है, तो अनुच्छेद 60 में। मां से होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति यदि गलत कार्य करता है तो उसको महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? तो हम इन सभी अनुच्छेदों को एक एक करके सभी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 52। क्लियर दोस्तों? पकानी कोका द्वयोदशम लिखो। पद, कार्यपालिका, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यताएं, दशा या शपथ और महाभियोग। अनुच्छेद 52 से 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 कहाँ तक? 61 तक। ये एक बार में याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 के बारे में डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या क्या डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में ये बातें लिखी गई हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 52 के अंदर। ये कौन से बात में किया गया? अनुच्छेद 52 में। कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। और इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? तीसरा पॉइंट इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक राष्ट्रपति होगा।
राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। पांचवा पॉइंट इसमें, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत एक कैसा होगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, अर्थात राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक। राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पर एक राजा बन गया, राजा का फिर पुत्र आगा वो राजा बन जाएगा, फिर उसका पुत्र वो राजा बन जाएगा। वहाँ पर क्या है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, लेकिन अपने यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी का, वरना कॉपी पेन लेकर बैठिए अपने साथ में। क्लियर दोस्तों? ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित क्या क्या बातें की गई हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 53 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। कि पहला है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा, और ये कहावत कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से ये कहानी ली गई है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात संविधान के अनुसार शासन या तो राष्ट्रपति करेगा, संविधान के अनुसार शासन या तो राष्ट्रपति स्वयं करेगा, या फिर अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, बस ये इतना इस वाले अनुच्छेद 53 में इतना ही डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा और ये स्वयं कार्य करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से। अनुच्छेद 54 में किया गया था, अनुच्छेद 54 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, पका नी को का पका नी से निर्वाचन। अनुच्छेद 54 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। और निर्वाचक मंडल में निम्न सदस्य होते हैं। कौन कौन सदस्य होते हैं? एक तो होती है राज्यसभा होती है, एक होती है लोकसभा, और एक होती है राज्यों की विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा। दोस्तों हम आपको डिटेल में बताएंगे कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, और राज्यों की विधानसभा क्या है, विधानमंडल क्या है, विधायिका क्या है। संसद के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं, पहले संसद पूरा क्लियर कर लें, उसके बाद हम पढ़ाएंगे तुम्हें विधानमंडल। क्लियर दोस्तों? तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी भी भाग लेते हैं। इसके जो निर्वाचन में भाग लेते हैं वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली एवं पांडिचेरी भाग लेते हैं। पहले इसको भाग नहीं मिलता था, कुछ दिनों बाद मिला। वो था जिन्हें 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग मिला। जिन्हें 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग मिला। किन्हें? दिल्ली एवं पांडिचेरी को। क्लियर दोस्तों? मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद निर्वाचन में भाग नहीं लेती। मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती। मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यसभा में अपनी तरफ से 12 भारतीयों को मनोनीत करता है, एवं लोकसभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है एवं लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। उन 14 सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है दोस्तों। एवं जो राज्यों की विधान परिषद होती है उसको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। चलिए हम दोस्तों अनुच्छेद पढ़ते हैं 55। अनुच्छेद 55 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की रीतियां या फिर कोटा। क्लियर दोस्तों? इसमें सिर्फ इतना प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की रीतियां अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीयता होंगी। राष्ट्रपति की जो रीति होंगी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीयता होंगी। चलिए दोस्तों हम अनुच्छेद 56 की डिस्कस करते हैं। 56 में क्या कहा है कि 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति कार्यकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य स्थिति में 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह सामान्य स्थिति में कितने वर्ष का होगा दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। परंतु राष्ट्रपति का कार्यकाल इसके द्वारा दिए गए त्यागपत्र से समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल अगर वो अपना त्यागपत्र दे दे कि मुझे इस राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना किसी कारणवश, तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, तो उससे उसका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, जो कि
राष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। क्लियर है दोस्तों। यदि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद 61 के तहत संसद महाभियोग लगाकर पद से हटा सकती है। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है कि यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 61 के तहत कि उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 61 जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको महाभियोग क्लियर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है किसी राष्ट्रपति। और अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगी नहीं है। क्लियर दोस्तों। यदि सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे तो कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति अपने पद पर आ गया, अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये संज्ञान आ गया कि ये निर्वाचन जो है अवैध है, गलत तरीके से पढ़े हैं, अवैध घोषित कर दे तो राष्ट्रपति को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर पुनर्निर्वाचन होना अनिवार्य है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वो तो हमने इसमें बता ही दिया। यदि वह बीमार या फिर किसी कारणवश अपने पद पर नहीं रहता है तो अपने जो उसका कार्यभार संभालता है वो संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं है तो किसी एक वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा उसका कार्यकाल संभाला जाता है। चलिए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अब अनुच्छेद 57 के बारे में। 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। बस इसमें यही प्रावधान है कि यदि कोई राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति के पद समाप्त होने के बाद दोबारा निर्वाचन लड़ना चाहता है तो पुनः निर्वाचन लड़ सकता है। क्लियर है दोस्तों। अनुच्छेद 58 हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं पकानी कोका दुयो दशम, दुयो यो मतलब योग्यताएं। भारत वो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। वह किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। वह पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल ना हो या फिर दिवाली नहीं हो, कभी किसी का सर फोड़ दे। क्लियर है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई व्यक्ति अगर भाग लेता है तो उसको 50 प्रस्तावक उसका प्रस्ताव पारित करें तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता है कि उसको अनुमोदित करें। क्लियर है दोस्तों। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तथा आरबीआई के पास जमानत के रूप में 15,000 रुपये रखने होते हैं। तथा उसको आरबीआई के पास जमानत के रूप में कितने रुपये रखने होते हैं? 15,000 रुपये रखने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वेद मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति वेद मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 59 में दोस्तों है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के समय विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है? उसकी दशा एवं शर्तें कि राष्ट्रपति निर्वाचन समय विधानसभा या फिर संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि किसी पद पर है तो उसे त्यागपत्र देना हो, यदि वह किसी पद पर है तो उसे निर्वाचन से पूर्व त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति के जो वेतन एवं भत्ते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के समय उसके वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। उसके जो वेतन में भत्ता है उसके पद के समय अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 60 में है कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व संविधान की रक्षा एवं जनता की सुरक्षा से संबंधित एक शपथ लेता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सुरक्षा एवं जनता की रक्षा से संबंधित एक शपथ लेता है। यह शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यह शपथ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा यह शपथ राष्ट्रपति को दिलाई जाती है। क्लियर है दोस्तों।
अनुच्छेद 61 की बात करें तो हम अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको संसद के पास ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 61 के तहत कि राष्ट्रपति को उस पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अनियमित प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका प्रस्ताव किया जाता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों इसका। और एक बार बता दें, अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।